2002 से लगातार, सॉरी 96 से लगातार 2014 तक वो एमएलए रहे। 18 साल वो एमएलए रहे और उस बीच में वो मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी मुफ्ती सईद सरकार में रहे 2.5 साल के करीब। तो हर्षदेव ने बहुत काम किया है, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि हर्षदेव उधमपुर से रामनगर से आते थे और रामनगर से वो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब नगरोटा से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 14 से वो चुनाव हार रहे हैं, 14 में भी वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद अब जब 24 में चुनाव हुए थे तो रामनगर से फिर वो चुनाव हार गए। लेकिन अब वो नगरोटा आए और नगरोटा में वो बहुत मेहनत उन्होंने की। मैं आपको याद दिला दूं, दिव्यानी राणा जब 11 महीने से लगातार मंथन कर रही थी वहां पे, तो हर्षदेव भी ऐसे नेता थे जो कि जगह जगह जा रहे थे और जगह जगह पे उन्होंने अपने पोस्टर भी लगाए थे और उन पोस्टरों में लिखा था कि नगरोटा का एक ही शेर हर्षदेव सिंह, हर्षदेव सिंह। तो ऐसे पोस्टर हर जगह पे चिपकाए हुए थे। उनके वर्कर भी लगातार मंथन कर रहे थे, एक तरह से ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर्षदेव भी चाहते हैं कि वो दोबारा से लगातार वो 18 साल एमएलए रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े नेता हैं। पैंथर्स पार्टी में उनकी तोती बोलती थी, लेकिन जब भीम सिंह जो उनके जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे असली जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया के बीच जो दो भाई हैं उनके बीच में आपस में जो है रसाकशी शुरू हो गई, आपस में उनका कड़वाहट शुरू हो गई और उसके बाद पैंथर्स पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया तो बीजेपी में चले गए और हर्षदेव ने भी अपनी जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी इंडिया बना ली। अब वो चुनाव में ज्यादा आना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत उनके सामने ये है कि वो एक्चुअल में नगरोटा से नहीं है, वो उनका जो गढ़ था वो उधमपुर का था। लेकिन नगरोटा में वो कुछ सीटें, कुछ वोट ले सकते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत की है। लेकिन वो किसका वोट काटेंगे? लगता तो यही है कि वो एंटी बीजेपी वोट काटेंगे। बीजेपी का जो अपना वोट है, कमिटेड वोट होता है, कार्डर वो बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो उनका वोट तो नहीं कटेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो वोट जाना था वो हो सकता है हर्षदेव को कुछ वोट उसमें से आ जाए। हर्षदेव नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, अलायंस में उनका हिस्सेदारी है, लेकिन यहां पे वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने भी कहा था, उमर अब्दुल्ला से उन्होंने फरियाद की थी कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मैं यहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उठाया। हर्षदेव हो सकता है 2-4 हजार वोट, ऐसा कह रहे हैं लोग कि हो सकता है वो उठा लें, लेकिन वो वोट किसका काटेंगे? हालांकि उनका जो एक दबदबा है, वो जो उन्होंने अपनी जो चुनावी दौड़ है या चुनावी कैंपेन है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट बीजेपी को किया और उनकी जो सियासत इस वक्त की है वो बीजेपी के खिलाफ ही है। वो जब कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी प्रेस नोट देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ ही होता है। और बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने एक मोर्चाबंदी करने की कोशिश की नगरोटा में, लेकिन अब वो वोट कितना लेते हैं अगले 1-2 घंटे में सब पता चल जाएगा। बिल्कुल समीर, और ऐसे में नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फैक्टर है वो भी अपने आप में, इससे पहले आपने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सिर्फ एक चुनावी रैली यहां पर हुई और उसमें भी बाकी तमाम कैबिनेट मंत्री और उनके सलाहकार नासिर असलम वानी तक यहां पर भाषण दे पाए, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समय माइक बंद हो गया था और उसके बाद कोई मशक्कत भी नहीं की गई, कोई जद्दोजहद भी नहीं की गई कि एक बार और शायद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा की जनता के बीच आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोटों की अपील कर सके। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम क्या ये कह सकते हैं कि नगरोटा सीट के लिए थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि देवयानी राणा चुनाव लड़ रही थी। देवेंद्र सिंह राणा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रिश्ते कितने गहरे थे वो भी एक फैक्टर है, और देवयानी राणा उनकी बेटी जैसी ही हुई और शायद यही कारण था कि बहुत ज्यादा जोर आजमाइश भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा में नहीं की शायद। आपने जो बात कही थी तो वो मेरी जुबान पे ही था और मैं यही कहने वाला था, और आपने बिल्कुल सही नापा और बिल्कुल आपने जो है एक्यूरेट बात कही है। लगातार हम, जब मैं आपको बता दूं, मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं, जब देवेंद्र सिंह राणा की डेथ हुई उसके बाद मैंने सुना है उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि मैं नगरोटा से तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं अब, क्योंकि उनके पारिवारिक रिश्ते थे। देखिए, दिव्यानी राणा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह, और मुझे याद है देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, फिर कॉलेज में वो दोस्त बनिए, कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और उसके बाद सियासत में देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला साथ साथ ही चले। 2002 से लगातार वो साथ में ही चले और पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए जब वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनको एमएलसी बनाया गया और उसके बाद उन्होंने वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के। 2014 में चुनाव भी लड़ाया उमर अब्दुल्ला ने उनको यहां से, और उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा की दोस्ती के चर्चे पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में होते थे। वो जहां जहां भी उमर अब्दुल्ला जाते थे, आज आप नासिर असलम वानी
को उनके साथ चलते देखते हैं, लेकिन कभी देवेंद्र सिंह राणा इस तरह से उनके साथ चलते थे, हर जगह पे वही होते थे। अब जब देवेंद्र सिंह राणा की डेथ हो गई, वो बीजेपी में जब चले गए, तो उमर अब्दुल्ला तकरीबन 2 साल तक तो जम्मू ही नहीं आए। उनको इतना दुख था, जब मैंने उनको एक बार पूछा भी, मैंने बोला आप तो जम्मू आते ही नहीं है। बोलते हैं कि मेरे को बहुत मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर, ऊपर से कोरोना भी था, लेकिन वो आते ही नहीं थे। उनको इतना सदमा लगा कि देवेंद्र सिंह राणा जो उनके बहुत करीबी थे और बड़ा नाम थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू में, वो उनको उनसे निकल के वो बीजेपी में चले गए। बिल्कुल, राजनीतिक रिश्ता एक अलग चीज है, लेकिन आपका इतना घनिष्ठ मित्र, जो आपने जर्नी आपने साथ साथ शुरू की चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर, जब देवेंद्र सिंह राणा ने जब लड़ा तो उतने ही मार्जिन से वो जीते जितने लगभग 2024 के इंतखाबातों में उन्होंने जीत दर्ज की थी। समीर और आबिद, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। विक्रम मल्होत्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का दिन महत्वपूर्ण है, बीजेपी क्या महसूस कर रही है? नगरोटा में तो काफी एज आपको है, लेकिन बडगाम को लेकर महत्वाकांक्षाएं कहां तक हैं? देखिए, धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दोनों सीटों पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक सीट तो जैसे आप जानते हैं कि नगरोटा जो है वो लगभग अभी चुनाव नतीजे आपके सामने आएंगे, वो हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और बडगाम में भी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, पहली दफा लड़ रही है, बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे लगता है कि जब तक नतीजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा, तो आपको देशवासियों को भी, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी पता चलेगा कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे बहुत अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल विक्रम मल्होत्रा जी, लेकिन अगर आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं नगरोटा में, हालांकि आपका जो वर्चस्व है वो हम सब जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर भी यहाँ पर दिव्यानी राणा के साथ है, लेकिन अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो आपको आगे को लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, नगरोटा की जहां तक बात, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। सो जब भी कोई चुनाव होता है, वो पूरा कैडर जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको एक साथ मिलके एक परिवार की तरह उसको लड़ता है। और ये इंडिविजुअल कैंडिडेट की जहां तक बात है, देवेंद्र राणा साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे और बहुत लोकप्रिय थे नगरोटा के लोगों में, अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए थे लोगों के। तो उसका फायदा देवयानी राणा जी को जरूर मिल रहा है। पर उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो उसकी ताकत है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन से लेके ऊपर लेवल तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हो, जो अब मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, सब ग्राउंड जीरो पे आके काम कर रहे थे, धरातल पे आके काम करते हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो एक सबसे बड़ी देश की पार्टी होने की ताकत है, विश्व की पार्टी होने की ताकत है और संगठनात्मक पार्टी होने की ताकत है, वो उभर के सामने आएगी। और उसी तरह बडगाम में भी। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, ये तो आप पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो गिना रहे हैं, पार्टी का बड़कपन बता रहे हैं, लेकिन जनता के लिए आगे की क्या कुछ रणनीति है पार्टी की? देखिए, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है, और नगरोटा में भी उसी का आपको एक प्रतिबिंब देखने को मिलता है। किसी भी जात पात को दरकिनार ना करके सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, वो ग्राउंड पे जब काम करता है, तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पे फोकस करती है, हमारा एजेंडा है, और वो जो कार्यक्रम हमारे तय होते हैं उसको क्रियान्वित किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा। और हम आगे भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आए, ताकि लोगों को डेवलपमेंट क्या होती है समझ में आए। अभी तक तो राजनीति होती रही जम्मू कश्मीर में, और वो भी ऐसे मुद्दों पे जिनके लिए पर्सनल गेन्स के लिए वैली बेस्ड पार्टीज उनको घुमाती रही। और आज आप देखेंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकस्त होने जा रही है बडगाम में, उससे एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो पूरे तो मल्होत्रा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकस्त को बडगाम में क्या बीजेपी की जीत मान रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता बीजेपी की जीत नहीं, लोगों की जीत होगी, क्योंकि एक साल में जो सरकार वादे करती आई अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी, और जानते हुए कि हम ये चुनाव जो है यूटी में लड़ रहे हैं, आज उमर अब्दुल्ला साहब रोज स्टेटहुड की दुहाई देते हैं। अब आप देखिए जिस तरह के हालात देश भर में ये जो रेड फोर्ट के अटैक के बाद बने हैं, तो कहां से इतनी जल्दी, अभी जो लोग बोलते थे आप टाइमलाइन दीजिए,
जब एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन विक्रम मल्होत्रा जी, मैं यहाँ पर आपको माफी के साथ रोकते हुए, ये आरोप भी तो आप ही के पार्टी के ऊपर लग रहा है ना सर। कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। प्रशासन की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था जो है, वो एलजी के पास है। नहीं, देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारे को एक बड़ा दुश्मन जो बॉर्डर पार पे पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने एक खड़ा है, और वो निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसको खराब किया जाए, कैसे उसको हालात बिगाड़े जाए। पहले उन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, उसके बाद जो हुआ वो सारे पूरे देश और दुनिया ने देखा। आज जो ये बड़ा टेरर अटैक और इसमें जो मुलविस व्हाइट कॉलर लोग, कश्मीर के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए और कुछ कोई मेवात के लोग इन्वॉल्व हुए, तो ये इतना बड़ा जो आप जंग लड़ रही है हिंदुस्तान, जो अनऑफिशियल जंग जो लड़ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का और समन्वय बनाना वो ज्यादा सुरक्षित जो है देश, वो तभी उसी सूरत में रहेगा कि अभी जो स्टेटहुड है वो थोड़ा वेट करे, और जब तक ना सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक हो। लेकिन मल्होत्रा जी, आपने कहा, आपने बडगाम उपचुनावों को लेकर मल्होत्रा जी आपने कहा कि जनता की जीत होगी, लेकिन कैंडिडेट तो कोई ना कोई जीतेगा। आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हो रही है, जनता की जीत हो रही है, लेकिन कैंडिडेट तो जीतेगा ना। तो क्या आप बीजेपी को लेकर आशान्वित हैं कि बीजेपी बडगाम में जीत दर्ज करिए? क्या ये कॉन्फिडेंस है आपके पास? बीजेपी, हम बहुत आशान्वित हैं, पर बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। हमारी तो उम्मीद यही है, हर पार्टी इसी उम्मीद से लड़ती है कि वो जीतेगी। हम भी चाहते हैं हमारा कैंडिडेट जीते, पर मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हालात बने हैं, जिस तरह से एक बड़े एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो प्रोमिनेंट शिया नेता भी हैं, रिलीजियस नेता भी हैं, वो नाराज होकर जर्मनी चले गए हैं। और इसका मतलब, इसका जो खामियाजा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एरोगेंस है उसको वो टूटेगा, और मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी यही सवाल उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि भाई आपने आज तक जो एक साल, जो मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं, प्रोमिनेंट गुज्जर फेस भी हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप जो लोगों से वादे करते हैं या तो सोच समझ के कीजिए। एक समय था जब आप कहते थे हम मीटर झेलम में फेंक देंगे, आज आप कहते हैं आप प्रीपेड मीटर लगाइए, मेरे रिश्तेदारों ने भी लगाए हैं। आप जो बाकी वादे किए थे वो भी पूरे नहीं करते हैं। ठीक है मल्होत्रा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शॉर्टकमिंग्स तो आपने गिना दी। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राजन समीर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सरोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन समीर, जो बात मल्होत्रा जी कह रहे हैं, क्या किसी एक पार्टी की हार दूसरी पार्टी की जीत हम कह सकते हैं ये? और दूसरा, क्या हम ये कहें कि थोड़ी हिचकिचाहट, क्योंकि मल्होत्रा जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम बडगाम जीत रहे हैं, कह रहे हैं हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी हिचकिचाहट घाटी को लेकर अभी भी बीजेपी के अंदर है? देखिए मल्होत्रा जी, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज सर। मल्होत्रा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं समीर हूँ। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रही है कि आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि आपने पीडीपी को जिताने के लिए वहां पे काम किया है, आप पीडीपी को जिताना चाहते हैं, और पीडीपी के साथ आपके संबंध, मतलब अलायंस है, हिडन अलायंस है, सीक्रेट अलायंस है, और आप चाहते हैं कि बडगाम में पीडीपी जीते, और उसके लिए आपने वहां पे काम भी किया, जोर शोर से हिडन तरीके से काम किया। समीर जी, अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एमएलए जीते और बीजेपी की सरकार बने, तो हमारे चाहने से चीजें नहीं होती। ये तो जो धरातल पे राजनीति हो रही है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस है, उसी का प्रतिबिंब निकल के जब रिजल्ट शाम को आएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने आएगा। क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले एक साल में विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल मल्होत्रा जी, बहुत माफी के साथ आपको रोकने जा रही हूँ, और यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं। बिहार के रुझानों की बात करें तो एनडीए 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और 103 पर बढ़त एनडीए ने बनाई हुई है। महागठबंधन 55, जन स्वराज पार्टी 2 और अदर्स 2। ये रुझान है। शुरुआती रुझान में जो साफ नजर आ रहा है, बीजेपी को 43, जेडीयू को 44 और एलजेपी को 8। ये तमाम रुझान अभी इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि रुझानों में एनडीए सबसे आगे चल रही है। एनडीए ने बढ़त बना रखी है। दिव्या,
जी बिल्कुल, देखा जाए तो सुबह से ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, गिनती शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई, उसके बाद एनडीए लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको एग्जिट पोल में भी दिखाया था, वो कहीं ना कहीं अभी हालांकि कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन धीरे धीरे हम वो कहेंगे और हम ये दावा करते हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। और सुबह से ही एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। बिहार में अब तक 150 से ज्यादा सीटों पर गिनती हो चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी काफी ज्यादा सीट है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 105 और महागठबंधन के खाते में 55, जन स्वराज के खाते में 2 और अदर्स के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 44, जेडीयू 45, एलजेपी रामविलास 8 और हम 3 और आरएलएम 5 पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 38, कांग्रेस 8, सीपीआई 6 और सीपीआई 1 पे यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आकाश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि दिव्यानी राणा बीजेपी की जो उम्मीदवार है नगरोटा से, उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। नगरोटा में भी पहले रुझान आने शुरू हो चुके हैं और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों का पहला रुझान सामने आया, जिसमें सबसे पहले दिव्यानी राणा को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार है। आकाश जी, आपका ही रिएक्शन ले लेते हैं इस पे, क्योंकि सीधी टक्कर एनसी और बीजेपी के बीच ही है नगरोटा में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि अभी तो जस्ट वोटिंग, बिल्कुल एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि नगरोटा में दिव्यानी राणा आगे चल रही हैं और शुरुआती रुझानों में नगरोटा का जो रुझान सामने आया है उसमें दिव्यानी राणा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दिव्यानी राणा के साथ। सबसे बड़ा फैक्टर एक तो देवेंद्र सिंह राणा, उनके दिवंगत पिता, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है नगरोटा में। नगरोटा की जनता के बीच वो प्रतिष्ठित नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे, चाहे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उस वक्त भी और बीजेपी में थे उस वक्त भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, क्योंकि इस तरह का वर्चस्व रहा है उनका नगरोटा में। और ऐसे में उनकी बेटी दिव्यानी राणा क्योंकि शुरू से ही काम कर रही थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की वहां पर हेड भी थी और ऐसे में लगातार लोगों के साथ संपर्क। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मंच पर दिव्यानी राणा थी और किस तरह से कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आई। 3 साल उन्होंने बहुत काम वहां पर किया। समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आकाश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर नगरोटा में मौजूद है। समीर, बढ़त दिव्यानी राणा को जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। देखिए, ऑब्वियसली दिव्यानी राणा एक मजबूत कैंडिडेट है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है, उसके बहुत सारे फैक्टर हमने पहले ही गिनाए हैं, लेकिन अभी जो इनिशियल ट्रेंड आ रहा है उसके मुताबिक जो हमारे अंदर से सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने इनिशियल लीड ले ली है और इनिशियल लीड में वो आगे चल रही है। अभी पहला राउंड जब खत्म होगा तो ये पता चलेगा कि आखिर लीड कितनी है या क्या आगे फर्स्ट राउंड के बाद ही पता चलेगा। उसमें हमें अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने लीड ले ली है। ये लीड क्या आगे चलती रहेगी या उलटफेर होगा, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड की वोटिंग अभी चल ही रही है। लेकिन जो खबरें हैं वो इनिशियल लीड की है और ये ऑब्वियस है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो असली मुकाबला है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। हर्षदेव भी अपना ताल ठोक रहे हैं। 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे नगरोटा में, लेकिन जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनके बीच ही असली मुकाबला है। और जिस तरह मैंने कहा कि अगले 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में पूरी तस्वीर जो है सामने आएगी। मशीनें खुल गई हैं, काउंटिंग चल रही है और जिस तरह मैंने कहा ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल समीर, काफी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्रिडिक्टेड हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना है। और ये जो शुरुआती रुझान आए हैं ये दोपहर तक नतीजों में क्या तब्दील हो पाते हैं, चाहे बिहार की टैली आप देख लें या फिर जो शुरुआती रुझान नगरोटा विधानसभा सीट के उपचुनावों से सामने निकल कर आए। आकाश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन में लेना चाह रही थी, दिव्यानी राणा नगरोटा में आगे चल रही हैं। देखिए, अभी जैसा कि आपने कहा कि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, मुझे उम्मीद है कि जब तक ये काउंटिंग संपन्न होगी तो नतायज कुछ और निकलेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये इलेक्शन कोई सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं था, ये सरकार में समर्थन देने का इलेक्शन था। और जहां तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है तो पिछले 1 साल से वहां पर एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी लोगों को देखने को मिली और लोग कहीं ना कहीं जो अपनी बेसिक जो अमेनिटीज थी या जो बेसिक जरूरतें होती हैं उससे ये तो सेम चीज बडगाम में भी थी आकाश जी।
जी बिल्कुल, बडगाम का जहां तक सवाल है तो बडगाम के लोग भी बाखूबी इस चीज से वाकिफ हैं कि पहले भी उन्होंने एक ब्रूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, और आज के जो सूरत हालात है उसमें ये बात, जैसा कि हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वहां पर सिर्फ एक एमएलए नहीं, वहां पर बल्कि 2 एमएलए मिलकर काम करेंगे और बडगाम को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे बनाएंगे। नहीं, जो नगरोटा को लेकर आपने फैक्टर कहे ना आकाश जी, कि वहां पर 1 साल से पॉलिटिकल वैक्यूम था और लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां पर तरस रहे थे, तो ये सेम फैक्टर तो बडगाम में भी था, उसको कैसे एड्रेस किया गया? बिल्कुल, और इसमें मैं एक ये जोड़ना चाहूंगी कि बडगाम में जो था वो उमर अब्दुल्ला ने अपनी चॉइस से उस सीट को छोड़ के गांधरबल सीट से उन्होंने जो अपनी विधायकी है वो कंटिन्यू किया। लेकिन नगरोटा के साथ क्या हुआ था कि नगरोटा से जो विधायक थे देवेंद्र सिंह राणा, उनका निधन हो गया था और उसके बाद उनकी बेटी जो थी देवयानी राणा वो कंटिन्यू अपने विधानसभा में कहीं ना कहीं एक्टिव थी, और इसकी तस्वीरें आपने भी देखी है, हमने भी देखी और दर्शकों ने भी देखी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो एज अ कैंडिडेट जरूर एक्टिव थी, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो हमारी जो पार्टी है वो 24/7 जो आवाम के बीच में रहने का काम करती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी कैंडिडेट की बात करूं शमीम बेगम जी की, तो वहां पर वो एक सिटिंग डीडीसी मेंबर थी और पिछले 5 साल से वो लोगों को सर्व कर रही थी। तो जो जनसंपर्क और जो राब्ता उन्होंने लोगों के साथ कायम किया था, मुझे लगता है कि आज उसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा और नगरोटा के जो लोग हैं वो इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे, और ताकि उनके जो आने वाले 4 साल है उसमें एक डेवलपमेंट का एक नया दौर वहां शुरू हो सके, जो पिछले मुझे लगता है कि 8-10 साल से रुका पड़ा था। जहां तक मैं देवेंद्र सिंह राणा साहब की बात करूं तो जब 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता तो वो भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे जीता था, और उस टाइम पे उन्होंने हराया था नरेंद्र मोदी वेव को हराया था। और मुझे लगता है कि नगरोटा के जो लोग हैं वो बाखूबी इस चीज को जानते हैं कि बिना सरकार में शमूलियत किए बिना लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो आज हम पूरी उम्मीद है कि नगरोटा के लोग जो है उन्होंने एक सही मतदान किया होगा। और बडगाम की अगर मैं बात करूं कि बडगाम एक हॉट स्पॉट सीट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पिछले 12 बार इलेक्शन हुए हैं आजादी के बाद, तो उसमें से 11 बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां से जीत के आई है। लेकिन हमें बिल्कुल इसके उलट लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बडगाम आपकी जो सीट है वो कहीं ना कहीं वो आपकी एक गढ़ रही है, लेकिन नगरोटा किसी मतलब पार्टी की, मैं मल्होत्रा जी भी हैं और वो भी इस चीज से वाकिफ करेंगे कि नगरोटा सीट जो है वो किसी पार्टी की मोहताज नहीं रही है। वो देवेंद्र सिंह राणा जो है वहां से मजबूत छवि है और उसको लेकर जनता के बीच जो उनकी बेटी है वो भी जाती रही है और उनको समर्थन मिलता रहा है। और आपके जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बार भी वहां पर प्रचार के लिए नहीं गए, एक बार गए भी तो उनका माइक खराब हो गया, उसके बाद दोबारा उन्होंने कोशिश भी नहीं की। नहीं, ऐसा मैं आपको बताऊं कि वो माइक खराब हो गया, दैट इज अनदर स्टोरी। बट जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो आज नगरोटा में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो ब्रिजेस की बात हो, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे वो डिस्पेंसरीज की बात हो, तो आज तक जो भी नगरोटा को हासिल हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हासिल हुआ है, और लोग इस चीज को जानते हैं और उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जम्मू और कश्मीर मेरे लिए अलग नहीं है। अगर मेरी एक आंख जम्मू है तो मेरी दूसरी आंख कश्मीर है, क्योंकि जम्मू के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार इतना एक बड़ा मैंडेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जम्मू और कश्मीर को बराबरी से रखने का काम किया है। अगर मैं अभी हाल ही में जो हमारा फैसला दरबार मूव का हुआ है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में जब दरबार मूव को रद्द किया गया तो वहां पर लोगों की एक आवाज थी, एक सेंटीमेंट था, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे जूझ रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई एमएलए ना होते हुए भी उन्होंने वो दरबार मूव का तोहफा दोबारा से जम्मू के लोगों को दिया, और मुझे लगता है कि वो लोग आज उस चीज को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वो मतदान किया है। और आप इसके जो रिजल्ट है वो बड़ी जल्दी ठीक है आकाश जी, यानी कि रुझान अभी आ रहे हैं और ये रुझान किस तरह नतीजों में तब्दील होते हैं ये दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। 12 बजे के आसपास तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी और काफी हद तक तस्वीर साफ हो भी जाएगी। लेकिन नगरोटा से जो पहला रुझान सामने आया है उसके मुताबिक नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा आगे चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर सीधी टक्कर है। हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के नेता भी वहां पर कुछ खेल कर सकते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बडगाम की बात करें तो बडगाम से रुझान उसका इंतजार किया जा रहा है। पहला रुझान किस ओर जाता है ये भी अपने आप